उसके बाद हम पढ़ेंगे सातवाहन जो कि 271 BC से 220 AD तक है। उसके बाद पढ़ेंगे वाकाटक जो कि 250 AD से 500 AD है। उसके बाद पल्लव पढ़ेंगे जो कि 275 AD से 882 AD है। और लास्ट में पढ़ेंगे काकतीय जो कि 1083 से 1323 AD है। इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे चालुक्य के बारे में, फिर गंग के बारे में, फिर चेल के बारे में, फिर चोल के बारे में, और फिर उसके बाद पांड्या के बारे में जो कि राष्ट्रकूट है 543 AD से 1156 AD। गंग के बारे में ज़्यादा नहीं है। चेर है 300 BC से 1124 BC। और चोल है 300 BC से 1279 AD। और पांड्या है 550 BC से 345 AD BC ही है, प्राचीन है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिहार जो कि है 650 AD से 1036 AD। और उसके बाद पढ़ेंगे हम राष्ट्रकूट जो कि 735 AD से 982 AD है। और उसके बाद पढ़ेंगे हम पाल जो कि 750 AD से 1174 AD तक है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इन सभी के बारे में, जैसे कि है गढ़वाल, चंदेल, चौहान, सोलंकी, परमार, इन सब के बारे में हम अंत में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले वृहद्रथ। जो वृहद्रथ हम लोग देखे थे उसके बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। वृहद्रथ के बारे में यहाँ पर ज़्यादा कोई खास नहीं है। सबसे पहला शासक था वृहद्रथ और दूसरा था जरासंध को भीम ने मारा था और भीम ने कृष्ण के कहने पर मारा था। तो इस वंश में हम देख सकते हैं कि कृष्ण इसी समय के व्यक्ति था। उसके बाद आता है हर्यक वंश के बारे में यहाँ कुछ ज़्यादा जानकारी है। इसको पितृहंता वंश कहा जाता है क्योंकि इसने अपने पिता को मार के ये लोग गद्दी पर बैठे। तो सबसे पहला शासक है बिंबिसार ने अपनी राजधानी को राजगृह को बनाया। 544 BC से 492 BC तक ये शासक रहा। इसने कई विवाह संबंध स्थापित किया, जैसे लिच्छवी नरेश जो चेटक है उसकी बहन चेलना से इसने विवाह किया। जबकि इसकी चेलना का बहन त्रिशला था जिसका पुत्र महावीर हुआ था। और ये चेलना से ही अजातशत्रु पैदा हुआ था। दूसरा इसने विवाह किया कौशल के जो काशी था उसके प्रसेनजित के ये डॉटर चेटक के पुत्री था, है ना। यहाँ पर कौशल ने काशी के प्रसेनजित के बहन महाकौशला से विवाह किया और उसके एक पुत्र हुआ और एक जो वजीरा नाम की पुत्री हुआ। मध्य देश के क्षेमा से भी इसने शादी किया और लिच्छवी के आम्रपाली से भी इसने विवाह किया। तो इस प्रकार से ये अपना ये अवंती के शासक था चंद्रप्रद्योत। उसको पीलिया हो गया था तो जीवक नामक वैद्य को इसने चंद्रप्रद्योत के पास भेजा था। अब आता है दूसरा शासक अजातशत्रु 492 से 460 BC तक था। ये 8वें वर्ष बुद्ध का निर्माण हुआ। इसके शासक बना उसके 8वें वर्ष बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ अर्थात मृत्यु हुआ। राजगृह में इसने स्तूप बनाया, मतलब ये बौद्ध धर्म को मानता था, ये पता चल रहा है। इसी के समय में पहला संगीति हुआ राजगृह में, वहीं पर जहाँ स्तूप बनवाया वहाँ सप्तपर्णी गुफा में। और इस समय जो बौद्ध संप्रदाय था वो सूत पिटक और विनय पिटक की रचना किया जो कि बुद्ध की शिक्षा है और संघ के बारे में है।
उसके बाद आता है अगला शासक उदाइन। उदाइन 461 से 445 BC तक रहा। जैन को मानता था जबकि वो बौद्ध को मानता था। पाटलिपुत्र की स्थापना इसी ने किया, उदाइन ने, और उसको अपनी राजधानी बनाया। अंतिम शासक नागदशक था। उसके बाद इसका रोल हर्यक का खत्म हो जाता है। आ जाता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की राजधानी उसने जो पाटली बनाया था उसने इसने अपना राजधानी को बदल के वैशाली कर दिया। ये 412 से 394 BC तक शासक रहा। बस इतना ही काम किया है। दूसरा आता है कालाशोक। इसने 394 से 366 BC तक शासन किया। इसने अब वैशाली को फिर बदल के फिर पाटलिपुत्र कर दिया राजधानी को। इसके समय में सेकंड संगीति होता है वैशाली में। कालाशोक ने राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र किया और संगीति करवाया वैशाली में। इसी समय स्थावर और संधि की स्थापना हुआ। अंतिम शासक था इसका नंदीवर्धन जो 366 से 344 BC तक शासक रहा। और लास्ट में आता है नंदवंश। नंदवंश का शासक था 344 से 322 BC और इसी के समय में कलिंग विजय हुआ था। हाथी गुम्फा में खारवेल द्वारा इसकी सूचना मिलता है और वहीं पर भारतवर्ष लिखा हुआ भी हाथी गुम्फा में मिलता है। पाणिनि ने इसी समय अष्टाध्यायी लिखा और उसने टीका लिखा। पतंजलि ने पुष्यमित्र। घनानंद अंतिम शासक था। ये जैन को मानता था और स्थूलभद्र के साथ ये चलता था। कात्यायन है इसी समय का। सिकंदर ने इसी समय आक्रमण करने की योजना बनाया था और 322 BC में चंद्रगुप्त द्वारा हत्या कर दिया गया। तो अब यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य था तो मौर्य काल शुरू होता है। मौर्य काल अब शुरू होता है 321 BC से 185 BC। तो देख लेते हैं मौर्य काल यहाँ से शुरू होता है। तो जिस समय भारत में ब्राह्मणी लिपि चल रहा था और पाकिस्तान में खरोष्ठी और ईरान में एरामाइक, तो ब्राह्मणी लिपि इधर चल रहा था उधर एरामाइक, तो दोनों मिल के बीच का क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। और ईरान के जो शासक था उसका नाम था सायरस और सायरस के बाद शासक आया डेरियस भारत के कुछ भाग पर अपना कब्जा जमा चुका था। डेरियस जब सिकंदर नहीं आया था तब, जब वो सिकंदर भी उधर से जीतते हुए आ रहा था। मकदूनिया यूनान के शासक था और इसके पिता का नाम फिलिप था और इसके गुरु का नाम अरस्तु था। ये उधर यूरोपियन एरिया को जीत रहा था और ये डेरियस इधर था। तो दोनों के बीच में इस क्षेत्र को कब्जा करने के लिए युद्ध चला जिसमें डेरियस हार गया और डेरियस ने जो इस क्षेत्र को रखा था अपने कब्जे में वो अब सिकंदर को मिल गया। सिकंदर के 2 सेनापति थे, सेल्यूकस निकेटर जो स्थल भाग के लिए था और निर्याकस जो जल भाग के लिए था। ये दोनों भारत के आगे बढ़े तो सबसे पहले तक्षशिला में आए। तक्षशिला के पास से ही सिंधु नदी गुजरता है, इसको पार किया और यहाँ अम्भी के शासक जो था वो समर्पण कर दिया, अपने आप को हार मान लिया। अगला नदी आता है झेलम। ये झेलम नदी है और यहाँ से ये लोग भी पार कर लेते हैं। इस तरीके से बाढ़ आया था तो घूम के पार हो जाते हैं। और यहाँ झेलम प्रदेश में पोरस नाम का शासक था। पोरस को ये हरा दिए और फिर पोरस को बोला कि आपके साथ कैसा सलूक किया जाए। तो बोला कि राजा को राजा से कहना चाहिए वैसा है। इस युद्ध को, झेलम के युद्ध को हाइडेस्पिजिया वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब ये झेलम को पार कर लिए लोग, अब चिनाव को भी पार कर लिए और झेलम इधर से आए लोग। झेलम प्रदेश को जीतने के बाद रावी को पार कर लिए। रावी को पार करने के बाद ये लोग व्यास नदी के पास आए, लेकिन व्यास नदी को ये लोग जो थे सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और 326 BC में ये लोग वापस निकल पड़े। और वापस निकलते समय 323 BC में जो सिकंदर है बेबीलोन पहुंचा और बेबीलोन में 323 BC में इनकी मृत्यु हो गया। मृत्यु होने पर जो ये क्षेत्र था
वो आप क्षेत्र जो था उस क्षेत्र को फिर सेनापतियों को दे दिया गया। तो अब देखिए सेल्यूकस अब अपने क्षेत्र को स्वयं बढ़ाना चाहता था और इधर चंद्रगुप्त का शासक था, तो सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने हरवा दिया और फिर संधि भी कर लिया 303 बीसी में। और उसकी जो पुत्री थी हेलिना, उसका विवाह कर दिया चंद्रगुप्त से और अपना राजदूत भेजा चंद्रगुप्त के दरबार में। तो राजदूत के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं चंद्रगुप्त की शिक्षा तक्षशिला में हुआ, पाली भाषा में हुआ और चाणक्य के द्वारा, चाणक्य उसका गुरु था। चाणक्य ने अपमान किया था घनानंद का, इसीलिए चंद्रगुप्त ने उसको हरवाया था। 322 बीसी में राजा बना और जैन को मानता था। अब देखते हैं यही जो मेगास्थनीज जो राजदूत जो था, ये जो सेल्यूकस ने भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में, इसी ने इंडिका लिखा। इंडिका में इसने वर्णन किया है कि सिंधु से उत्तरापथ बंगाल तक एक सड़क बनाया गया है। इसका जीर्णोद्धार शेरशाह सूरी ने कराया और आकलैंड ने इसको जीटी रोड नाम दिया है। तो इंडिका से बहुत से इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण कराया, ऐसा प्रमाण मिलता है। इसी के समय में जैन संगीति प्रथम हुआ स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में भद्रबाहु के साथ ये गया था और संलेखना विधि से अपनी जीवन त्याग दिया। अब आता है बिंदुसार दुर्धरा और चंद्रगुप्त का पुत्र था। ये आजीवक संप्रदाय को मानता था और इसके समय में जो सीरिया के शासक थे एंटियोकस फर्स्ट, इसने दार्शनिक भेजा डायमेकस को इसके दरबार में। वैसे ही मिस्र के शासक थे फिलाडेल्फस, ये टालमी दो जिसको कहा जाता है वो दार्शनिक भेजा डायोलिसियस को भेजा इसके बिंदुसार के दरबार में। सुसीम और अशोक इसका 2 पुत्र था। सुसीम जो था तक्षशिला में विद्रोह किया था जिसको अशोक ने ठीक किया और बिंबिसार का मृत्यु 273 बीसी में हो गया। तो बिंबिसार और सुभद्रांगी ये दोनों का पुत्र हुआ अशोक के 2 पुत्र हुआ, एक पुत्र हुआ और एक पुत्री। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। इसके अभिलेख जो था अशोक के, उसको 1835 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इसका नाम देव नाम प्रिय मिलता है। भाब्रू अभिलेख में इसका नाम प्रियदर्शी मिलता है। मास्की और गुर्जरा ये 2 अभिलेख है, यहाँ बुद्ध शाक्य और अशोक कहा गया है इसको। राज्याभिषेक इनका अभिलेख जिसमें मिलता है, इसमें जब गद्दी में बैठा वो था 273 बीसी और इसका राज्याभिषेक हुआ 269 बीसी, क्योंकि इस बीच इस राजगद्दी में बैठकर भी ये राज्याभिषेक नहीं करवा पाया क्योंकि अपने भाई के से इसके लिए लड़ रहे थे। तो 90 वर्ष में ये अपना राज्याभिषेक करवाया गद्दी में बैठने के। कलिंग विजय के बारे में मतलब 261 बीसी में करवाया राज्याभिषेक करने के 90 वर्ष 261 बीसी में कलिंग विजय किया। ये इसका वर्णन 13वें अभिलेख में है, जिसमें इसने नंदराज को हराया था। धम्म के बारे में देखते हैं हम। दूसरे 7वें अभिलेख में इस पता चलता है उपगुप्त ने इसको शिक्षा दिया था और धम्म महापात्र की नियुक्ति किया इसने। धम्म महापात्र के बारे में 5वें शिलालेख में इसका वर्णन है और 14वें वर्ष इसने नियुक्ति किया था। कलहण के राजतरंगी में भी जानकारी मिलता है और श्रीनगर को अशोक ने ही बसाया था। अब इसके जानने के स्रोत को जानने से पहले हम पढ़ लेते हैं इसके अभिलेखों के बारे में। जो 14 अभिलेख है उसमें क्या क्या है। कुल 14 अभिलेख है। पहला में है पशु हत्या के बारे में है, दूसरा में समाज कल्याण के बारे में है, तीसरा में उदारता के बारे में है, चौथा में धम्म घोष है, 5वां में धम्म महापात्र है,
छठवां में है 24 गुनी 7, 7वां में है सर्वधर्म संभाव, 8वां में है धम यात्रा, 9वां में है दान, 10वां में है यश, 11वां में है धम, 12वां में है सार वृद्धि, 13वां में है कलिंग विजय, 14 में है मधुरता। इस प्रकार वर्णन है। अब हम देख लेते हैं स्रोत, कैसे हमको मौर्य काल की जानकारी मिलता है। तो यहाँ पर मिलता है हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के इंडिका, रुद्रदामन के जूनागढ़, अशोक के शिलालेख, ये सब जानकारी से हमको मौर्य काल के बारे में पता चलता है। इसका प्रशासन उपधा परीक्षण द्वारा होता था, मुख्यमंत्री होता था, पुरोहित होता था। इसमें जो शीर्ष के जो अधिकारी होते थे वो तीर्थ होते थे, महासमाहर्ता, राजस्व अधिकारी, सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, प्रतिष्ठा, न्यायाधीश, नायक को सेनानायक कहते थे, अमात्य, मंत्री परिषद होता था। बराबर की पहाड़ी में इसने आजीवकों के लिए बसाया था। अंतिम शासक था बृहद्रथ। अब हम देख लेते हैं जो इसका प्रशासन बटा हुआ था। प्रांत होता था जिसमें कुमार या आर्यपुत्र होते थे। जो जिला होता था इसमें आहार या विषय होता था, विषयपति उसका प्रमुख होता था। जो नगर था उसका नागरिक होता था, महापात्र कहलाता था, महामात्र कहलाता था। जो ग्राम था ग्रामिक कहलाता था, वो राजुक कहलाता था, प्रमुख। अशोक गया, फिर कुशीनगर गया, फिर लुम्बिनी गया, फिर कपिलवस्तु गया, फिर सारनाथ गया, फिर श्रावस्ती गया। इसके जो शासन थे वो इस प्रकार से बटे थे। जो मध्य देश था वह उसका राजधानी पाटलिपुत्र, कलिंग की राजधानी तोसली, उत्तरप्रदेश की राजधानी तक्षशिला, अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी। इस प्रकार से इसका शासन बटा हुआ था। इसके बाद आता है गंग वंश, सुंग वंश। सुंग वंश 185 BC से 73 BC है। सुंग वंश के जो शासक था वो था पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग जो कि देसी शासक था और ये ब्राह्मण था। तो सेनापति जो था बृहद्रथ, इसका सेनापति था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ को यवनों ने हरवाया था। 185 से 149 BC तक इसने शासन किया। उसी समय ये जब विदेशी था तो विदेशी भी यवन लोग आ गए थे। यवन आए थे तो यवन ने आक्रमण किया। उस समय डेमेट्रियस फर्स्ट वंश का शासन चल रहा था और मिनांडर उस शासक का नाम था, जो कि 165 से 145 BC तक आए थे। मिनांडर जो और यहाँ के बौद्ध के जो ज्ञाता थे वो थे नागसेन। दोनों के बीच में जो बात हुआ उसको मिलिंद पन्हो नाम के पुस्तक में लिखितबद्ध किया गया है। स्तूप बनवाया गया, वो था भरहुत और सांची के स्तूप में जानकारी मिलता है। बृहद्रथ सेनापति था जो कि हारा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति को वासुदेव ने हरवाया था और कर्ण वंश की स्थापना किया था। अब हम देख लेते हैं कर्ण वंश। लास्ट है कर्ण वंश। वासुदेव भी ब्राह्मण था और कर्ण वंश का अंतिम शासक था सुशर्मन। इसको सिमुक ने हरवाया और आंध्र सातवाहन का स्थापना किया। इस प्रकार ये जो प्राचीन वंश खत्म होता है।